नमस्कार, मैं सुनील डाल। साथियों, आज आपकी पॉपुलर डिमांड पर मैं एक बार फिर से बीसी रॉय एंड पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल को लाया हूं। यह टेडेक्स स्पीकर भी हैं। साथियों, आज बात करेंगे सर्दियों के मौसम के बदलने पर, पर्यावरण पर, कम्युनिटी स्प्रेड पर और आखिर में जो वैक्सीन है उसकी अपडेट को लेकर। डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सर्दियों का मौसम जैसे जैसे आ रहा है, पर्यावरण बुरा होता जा रहा है, साथ ही पराली चल रही है, उससे पर्यावरण और ज्यादा दूषित हो गया है। ऐसे में जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं और खासतौर पर वृद्ध जो है वह बहुत भला महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना भी अगर उसमें आकर मिल जाए तो उस पर आपकी क्या राय है और हमें उस समय क्या करना है? देखिए, इस वक्त में विंटर दो प्रकार का होता है, ह्यूमिड विंटर एंड ड्राई विंटर। शुरू का जो विंटर होता है वो ह्यूमिड विंटर होता है। आगे जाके जनवरी के आसपास जो विंटर आएगा वो ड्राई विंटर होगा, जब शीतलहर चलेगी। क्योंकि इस वक्त में वेट विंटर है तो फॉग आएगा, पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, पार्टिकुलेट लेवल बढ़ेगा, इंडोर पोल्यूशन बढ़ेगा और कोरोना जहां है वो वहीं रहेगा। क्योंकि कोरोना तो मेरे शरीर के अंदर है, वो तो बाहर हवा में तो है नहीं। और मेरे शरीर के अंदर में तो ना गर्मी ना सर्दी, एक ही टेम्परेचर होता है, वो 98.4। तो नंबर वन इज, मेरे शरीर के अंदर में कोरोना है वैसे ही रहेगा। और वो अगर कोरोना मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन करके चला गया और ऊपर से पोल्यूशन ने आके इन्फ्लेमेशन कर दिया तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। और उल्टा, अगर पोल्यूशन PM 2.5 या PM1 या PM10 मेरे ब्रोंकस को, मेरे लंग्स को डैमेज करके निकल गया, या PM 2.51 मेरे ब्लड में चला गया और उसके ऊपर से कोरोना हो गया तो सोने पे सुहागा। यानी कि एकदम से मेरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बढ़ जाएगी। मेरे शरीर को फर्क नहीं पड़ता कि वायरस है कि PM 2.5 है कि PM1 है। वो दोनों को यही समझते हैं कि वो फॉरेन पार्टिकल है, एक रेप्लिकेटिंग है, एक नॉन रेप्लिकेटिंग है। लेकिन मेरी बॉडी की जो रिएक्शन आएगी वो तो यही आएगी कि अगर मेरी सेल में पॉल्यूशन चला गया है, पॉल्यूटेंट चला गया है, तो उसके ऊपर में रिएक्ट करे। पॉल्यूशन में भी TNF अल्फा लिबरेट होता है, कोरोना में भी TNF अल्फा विच इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा लिबरेट होता है। पॉल्यूशन में भी IL-6 बढ़ता है और कोरोना में भी IL-6 बढ़ता है। ये एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक हैं। सो पॉल्यूशन कोरोना को बढ़ा सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है। और कोरोना अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है तो उसको बढ़ा सकता है। गुड न्यूज़ इज, दोनों का इलाज मास्क है। अगर मैं प्रॉपर मास्क लेता हूं जो पॉल्यूशन को भी कम करे और वायरस को भी कम करे, मेरा काम हो जाएगा। अब भारत में मास्क की कमी नहीं है। शुरू में मास्क की कमी थी तो हम बोलते थे फैब्रिक मास्क लगाओ, बट पॉल्यूशन के टाइम पे तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क ही आएंगे, मेडिकल मास्क ही आएंगे। क्योंकि जो नॉन सर्जिकल मास्क हैं वो PM10 को तो रोकेंगे लेकिन PM 2.51 को नहीं रोकेंगे। और वो हमारे भारत में ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। अगर आप एक अच्छा मास्क लेते हैं जो 3 लेयर्ड है, आउटर वाटर रिपेलेंट है, इनर वाटर एब्जॉर्बेंट है और बीच का जो है वो मेल्ट डाउन टेक्नोलॉजी, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन को मेल्ट करके जो पेपर बनाया जाता है उसके मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो कोरोना एंड पॉल्यूशन दोनों से आपको छुटकारा मिलेगा। पॉल्यूशन मेरे शरीर में इट इज प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड प्रो थ्रोम्बोजेनिक, यानी कि अगर पॉल्यूशन मेरे अंदर गया और मेरे को कोरोना भी है तो मेरे हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है, पैरालिसिस को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो एक तीर से दो निशाने करो, प्रॉपर मास्किंग, प्रॉपर मास्किंग एंड प्रॉपर मास्किंग। प्रॉपर मास्किंग से आप दोनों को रोक सकते हैं। और डॉक्टर साहब, देखने में ये आया है कि चाहे वह वेस्ट वर्ल्ड हो या इस तरफ का वर्ल्ड हो, लोग मास्क पहनने में बड़ा गुरेज महसूस करते हैं। कई आपने देखा होगा कि फैशनेबल स्टाइल में यहाँ रख लेते हैं, कुछ लोग नाक को भी नहीं ढकते हैं।
अगर उनको टोका भी जाए तो वो कहते हैं ये मेरी मर्जी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे, क्योंकि जो आदमी नहीं पहनेगा उसको इन्फेक्शन होगा। मेरी जिम्मेवारी है मैं ऐसे लोगों से दूर रहूं, ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे अपने आप को बचाना है। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, किसी आदमी ने मास्क नहीं पहन रहा तो मैं पीछे हट जाऊं। तो आज की डेट में मेरे को बचाने की मेरी जिम्मेवारी है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके पास हजारों बहाने हैं। उनके पास पहला बहाना होगा कि मेरी इंडिपेंडेंस है, हालांकि वो ये नहीं समझते कि इसमें उनको आर्टिकल आईपीसी 269 270 के अंदर में जेल भी हो सकती है। लेकिन वो लड़ेंगे, फिर बोलेंगे मेरे को तो हो चुका है, मैं क्यों पहनूं। वो ये नहीं समझते री इन्फेक्शन हो चुका है उनके साथ में। तीसरा, वो कहते हैं कि मेरी अपनी लिबर्टी है, मेरी अपनी सोच है और इससे कुछ नहीं होता। लेकिन आज की डेट में विदाउट गेटिंग इनटू कि कोई पहन रहा है कि नहीं पहन रहा, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे मास्क पहनना है। HIV एड्स में भी सरकार घुस के आपको कंडोम नहीं पहनवा सकती, सरकार आपको मास्क नहीं पहनवा सकती, सरकार आपके हाथ नहीं धुलवा सकती, सरकार इंची टेप लेके आपका डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकती। बचाव आपने खुद को करना है, और खुद को बचाव करने के लिए आपने मास्क को इफेक्टिव, कंसिस्टेंट, करेक्ट इस्तेमाल करना है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। करेक्ट मास्क चाहिए, करेक्ट टेक्निक चाहिए एंड कंसिस्टेंट चाहिए। ये नहीं बात करते हुए उतार दिया। सो मास्क पहन के बोलना सीखो, मास्क पहन के सुनना सीखो। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने एक सेकंड पहले कहा कि लोग कहते हैं मुझे तो कोरोना हो गया, मैं तो कोरोना वॉरियर हूं, अब मेरे को नहीं होगा। पर ये देखने में आ रहा है कि बहुत तेजी के साथ में उन लोगों को दोबारा भी हो रहा है जिनको पहले कोरोना 2-3 महीने पहले हुआ था। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, री इन्फेक्शन वर्सेस री इन्फ्लेमेशन। ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो री इन्फ्लेमेशन के हैं। एक वायरल रिस्पॉन्स करता है और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है। री इन्फेक्शन मीन्स वायरल रिस्पॉन्स दोबारा आई, री इन्फ्लेमेशन मीन्स वो इन्फ्लेमेशन दोबारा ट्रिगर हो गया। वो री इन्फेक्शन नहीं है, वो री इन्फ्लेमेशन है, उसका नए वायरस से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आज की डेट में री इन्फेक्शन पॉसिबल है बट अनकॉमन है। ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो री इन्फ्लेमेशन के हैं, ना कि री इन्फेक्शन के। री इन्फेक्शन का मतलब है वायरल रिस्पॉन्स दोबारा चालू हुई। री इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जो रेजिडुअल इन्फ्लेमेशन था वो दोबारा से रिलैप्स हो गया, ट्रिगर हो गया, वायरस मेरे शरीर में नहीं है। डॉक्टर साहब, अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड होने के बाद में रॉयटर की एक स्टोरी हम लोगों के सामने आई थी, जिसमें IIT कानपुर के मिस्टर अग्रवाल से इंटरव्यू करते हुए, जो कि इस चीज को वॉच करने की एक कमेटी बनी है, उसके मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि हम दो तरह से पैमाना कर रहे हैं। एक तो वो जो लोग हमारे नॉलेज में आ रहे हैं और उनको पक्का ये मालूम है हमें कि कोरोना है, दूसरे वो जिनके बारे में हमें पूरा पक्का पता नहीं है। तो इस तरह से जो हम गणित को देख रहे हैं, उस हिसाब से आज की डेट में तो 30% कोरोना पूरी आबादी को है, और आने वाले फरवरी 2021 तक हमारी आधी आबादी इससे इन्फेक्टेड होगी। वाकई में एक चौंकाने वाली एक खबर है, उस पर आपकी क्या राय है? इसमें कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस हैं। फॉर एवरी पॉजिटिव केस आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, और अब तो सीरो प्रेवलेंस रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। दिल्ली में 25% लोगों को हो चुका है और 10% ऐसे हैं जिनको हुआ है, एंटीबॉडीज नहीं बनी। तो उसके हिसाब से तो दिल्ली में ऑलरेडी 40% लोगों को हो चुका है। ऐसी ही फिगर्स बॉम्बे से आ रही हैं, ऐसी ही फिगर्स अहमदाबाद से आ रही हैं, ऐसी ही फिगर्स साउथ से आ रही हैं, ऐसी ही फिगर्स हमारे को मध्य प्रदेश में इंदौर से भी आ रही हैं। तो आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है कि अगर मेरे को हो भी चुका है, तो अगर मैं ये सोचूं मेरे को हो गया है, मुझे मास्क नहीं पहनना, बिग नो। अगर मेरे को हो गया है, मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए, बिग नो। क्योंकि कब तक ये एंटीबॉडीज रहेंगी? रिमेंबर, मेरे शरीर में जब चोर घुसता है
और उसकी जो FIR लॉज होती है, और FIR लॉज होने के बाद में जो स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन मुझे मिलता है उसे एंटीबॉडीज बोलते हैं। जैसे कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आपके अगेंस्ट में कोई टेररिस्ट अटैक की धमकी आई, तो आपको जेड सिक्योरिटी मिली। फिर लिखते हैं आपको MH जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है लिखेंगे कि आपको जेड सिक्योरिटी कितने दिनों के लिए मिलेगी, उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। 3 महीने के लिए जेड सिक्योरिटी है तो जेड सिक्योरिटी तो कभी भी विड्रॉ हो सकती है, अब लंबी भी चल सकती है अगर थ्रेट ज्यादा है तो। बट आज की डेट में क्या ये जेड सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं पुलिस प्रोटेक्शन मेरे को कब तक मिलेगा, वो एक बिग क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं 3 महीने, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने। अगर हम पुराने कोरोना वायरस को लेके चले तो 1 साल, तो 1 साल तक मिलना चाहिए हमारे को। मेरे को भी यही मानना है कि ये 6 महीने से 1 साल तक चलेगा। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने और बाद में DG ICMR ने कहा कि जो भी वैक्सीन है वह अगले साल के मध्य में आएगी, यानी जुलाई के आसपास। And we are expecting that in the next 2 to 3 months we should be able to have vaccine developed and produced by our own indigenous sources, and as per our planning and preparations, I had in fact answered one question in my new program Sunday Samvad also. We are expecting that by July of the next year 2021 we should be able to have 400 to 500 million doses of vaccine available for our countrymen. ऐसा ही प्रधानमंत्री के बयान से भी हमें नजर में आया कि अपनी सुरक्षा खुद करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें और दूसरे लोग जो कि मास्क नहीं पहनते उनको टोकें। तो उस बारे में मुझे लगता है कि जब दवाई आपको अगले साल के मध्य में जाकर मिलेगी तो उस दौरान हमें किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, वैक्सीन को आपको समझना होगा कि वैक्सीन का मतलब है मैंने लाइव वायरस ले लिया, वो वैक्सीन बन गया। मैंने लाइव वायरस को पी लिया, लाइव वायरस को सबक्यूटेनियसली डाल दिया, मैंने लाइव वायरस को नाक में डाल दिया, ये नेचुरल इन्फेक्शंस है जिसे हम वायरियन बोलते हैं, जिसे जैसा कि स्मॉल पॉक्स में किया जाता था कि आप वेसिकल्स को लेके बाकी लोगों को एक्सपोज कर देते थे, या आप रुबेला में आप पार्टियां करते थे लड़कियों की जो अनमैरिड हैं कि एक से दूसरे को जिसको होना है हो जाए। दूसरा है वायरस को मार दो और उसको वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करो। ये सबसे जल्दी बनने वाला वैक्सीन है। जैसे भारत के अंदर में जो ICMR काम कर रहा है वो इसी वैक्सीन पे काम कर रहा है कि वायरस को मार दो, उसमें एडजुवेंट डाल दो, आपका वैक्सीन तैयार हो गया। लेकिन ये वैक्सीन स्ट्रांग नहीं होगा, एक डोज से काम नहीं चलेगा, इम्यूनिटी कम पैदा करेगा क्योंकि सेल्स को पता लग जाएगा कि ये मरा हुआ वायरस है। तीसरा है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जैसे कि BCG के वैक्सीन होते हैं, उस पर अभी काम नहीं चल रहा क्योंकि उसमें बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा जो वैक्सीन पे काम हो रहा है वो वेक्टर वैक्सीन, बने बनाए वैक्सीन की बने बनाए कंगारू की थैली में उस कंगारू के बदले किसी दूसरे का बच्चा डाल दो, या फिर एक आदमी की टांग के बदले घोड़े की टांग के अंदर में गधे की टांग लगा दो। उस तरीके से वेक्टर वायरस का मतलब है एक बना बनाया वायरस वैक्सीन, उसके अंदर में एक हिस्सा काट के आप इस कोरोना वायरस के हिस्से को चिपका दो, वो वैक्सीन तैयार हो गया। तो ये दो जो वैक्सीन है सबसे जल्दी बनते हैं और वही के ऊपर में ट्रायल हो रहा है। जो असली वैक्सीन है वो तो 3-4 साल के बाद ही आएंगे। अभी जो हमारे वैक्सीन हो रहे हैं वो इमीडिएट वैक्सीन है। जो इमीडिएट वैक्सीन होंगे या तो होगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें से 3 ऑलरेडी चाइना में इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं, या वेक्टर वैक्सीन, एक चाइना में और एक रशिया में जो अप्रूव हुआ है अभी तक, वो वेक्टर वैक्सीन है। और इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में टाइम लगेगा क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इससे अभी तक कोई दूसरा वैक्सीन नहीं बना है। एक वैक्सीन है जो मैसेंजर RNA वाला, जो उस पे 2 वैक्सीन काम कर रहे हैं, मेडोर्ना कर रहा है और एक और वैक्सीन इसके ऊपर में काम कर रहा है। ये भी जल्दी आ सकते हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा पता नहीं है। उसके साथ में एक इंडियन कंपनी काम कर रही है DNA प्लाज्मिड के अंदर में इस वायरस के एंटीजन को डाल के,
वो भी समय बताएगा। तो सबसे पहले वैक्सीन बनते हैं वो या तो इनएक्टिवेटेड होंगे या वेक्टर वैक्सीन होंगे। यही वैक्सीन इंडिया में सबसे पहले आएंगे, लेकिन कितने सक्सेसफुल होंगे समय बताएगा। डॉक्टर साहब, पिछले कार्यक्रम में हमने एक बात कही थी और मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि जो शॉर्टकट्स हो रहे हैं उससे कहीं हमारे शेड्यूल लेट ना हो जाए। वही हुआ और अब मैं देख रहा हूं कि ये शेड्यूल लगभग 6 महीने लेट हो गया है। दिस इज अ सेटबैक टू आवर प्रोग्रेस। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता कोई सेटबैक है। हर वैक्सीन का अपना एक समय होता है, उस हिसाब से ही वैक्सीन आ रहे हैं। सबसे पहले जो वैक्सीन आया वो इनएक्टिवेटेड था, ऑलरेडी लॉन्च हो गया। भारत में भी लॉन्च हो जाता अगर मीडिया ट्रायल नहीं होता। भारत ने कहा था कि हम 15 अगस्त तक लॉन्च कर देंगे, तो यानी कि भारत भी वो स्टेप लेने वाला था जो रशिया ने या चाइना ने लिया कि हम फेज 3 ट्रायल और वैक्सीन को इकट्ठा लॉन्च करेंगे। कर भी सकते थे क्योंकि इस वैक्सीन में डिफिकल्टी नहीं होती। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर द इजीएस्ट वैक्सीन टू मेक। इसके अंदर में खतरा भी कम होता है, ना के बराबर होता है उसके साथ में। लेकिन भारत ने अपने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के थोड़ा डिले कर दिया है उसके साथ में। और जहां तक वेक्टर सवाल है, वेक्टर का तो समय ही बताएगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर में एक वेक्टर वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन का रुक गया। ऑक्सफोर्ड के अंदर में 2 को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गए और एक आदमी जो वॉलंटियर था उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसको प्लेसिबो मिला था। तो वेक्टर वैक्सीन कितने सक्सेसफुल होंगे कह नहीं सकते। मेरा पर्सनल मामला है कि इंडिया के अंदर में जो इनका इनएक्टिवेटेड भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो सबसे पहले लॉन्च होगा, चाहे वो टेम्पररी इम्यूनिटी दे। ये सरकारें इस बात को लेकर बड़ा संजीदा है कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे और लोग अपने रूटीन पर वापस आ सके वैक्सीन आने के बाद। और शायद यही वजह है कि वह लगातार डिक्लेयर कर रही है कि इस तारीख तक आ जाएगी, इस तारीख तक आ जाएगी। तो इसका निश्चित रूप से एक दबाव और प्रभाव वैज्ञानिकों के कार्य क्षमता पर भी पड़ रहा है। क्या यही एक वजह है कि वह बार बार अपने शेड्यूल या अपने दिए हुए वर्क को कहीं ना कहीं दबाव में कर रहे हैं और इस वजह से वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है? अगर आप ये सोचते हैं कि वैक्सीन आने के बाद में मास्किंग बंद हो जाएगी तो इस गलतफहमी में ना रहें। मास्किंग रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, हैंड हाइजीन रहेगा, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी 50% होगी। कौन से 50% में आप आओगे आपको नहीं पता। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं वैक्सीन लग गया 100% प्रोटेक्शन मिल गया, द आंसर इज नो। 100 को लगेगा तो 50 को प्रोटेक्शन लगेगा, और वहां पे वो ये नहीं देखेगा कि कौन सी कम्युनिटी का है, कौन सी रेस का है, अमीर है कि गरीब है। जिसको इम्यूनिटी देनी देगी वो देगा। प्रोटेक्शन तो 100% लोगों को करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी देखने में एक आया है कि फाइजर वालों का ये अति आत्मविश्वास भरा बयान आया कि वह नवंबर तक अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर देंगे। ऐसा यूरोपियन यूनियन में अक्सर चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय है? क्या लगता है फाइजर इज एबल टू कम? फाइजर का और मॉडर्ना का जो वैक्सीन है वो दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। कितना काम करेगा समय बताएगा। हमने देखा कि फाइजर के और मॉडर्ना वैक्सीन जो मैसेंजर आरएनए के वैक्सीन हैं उसके साइड इफेक्ट्स इतने थे कि इतनी ठंड लगी कि एक आदमी का दांत टूट गया। सो आई थिंक सेफ्टी प्रोफाइल विल टेल अस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज की डेट में क्योंकि वैक्सीन होड़ चल रही है तो हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, अपने क्लेम को बढ़ाना चाह रहा है। जब तक 3 महीने का सेफ्टी प्रोफाइल नहीं मिलता तब तक हम नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। लेट अस वेट फॉर 3 मंथ्स सेफ्टी प्रोफाइल, क्योंकि फाइजर का ही एक केस था जहां पे इस आदमी को इतनी ठंड लगी रात को कि उसका दांत टूट गया, और मॉडर्ना के भी एक आदमी को इतनी ठंड लगी। तो इनके साइड इफेक्ट्स को भी हमें देखना होगा कि कितने होते हैं कितने नहीं होते। रिमेंबर, मैसेंजर आरएनए के रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन टेक्निक जिंदगी में पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। रिजल्ट समय आने पे पता लगेगा। एक चीज को ध्यान रखिए कि वैक्सीन बनाना मुश्किल नहीं है, वैक्सीन को ट्रायल करना मुश्किल है। वैक्सीन ट्रायल का मतलब है कि आपने 3 महीने आपको पहले रिक्रूट करना है फेज 3,
उसके बाद में 3 महीने उसका फॉलोअप करना है, मिनिमम 3 महीने का फॉलोअप करना है, फिर नेचुरल इन्फेक्शन देखना है, बचाया कि नहीं बचाया. I think the time will tell us. I am not at the moment worried about कब लॉन्च होगा. लॉन्च करने में तो कल लॉन्च कर सकते हैं. अमेरिका, रशिया ने किया कि नहीं किया, चाइना ने किया कि नहीं किया, उन्होंने लॉन्च कर दिया. उनकी कंपनी की पॉलिसी है कंट्री की कि हमने तो फेज 3 ट्रायल और लॉन्च इकट्ठा कर दिया. वी आर हैप्पी विद द फेज 1 फेज 2 ट्रायल. और अगर आपके पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो फेज 3 ट्रायल करे ना कर रहे, ये कंट्री की पॉलिसी है. डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि जहां जहां वर्ल्ड में महिलाओं का नेतृत्व है पॉलिटिकली और अदरवाइज, वहां वहां कोरोना को हम लोग हरा पा रहे हैं या उसको रोक पा रहे हैं. और इसका एक जीता जागता उदाहरण न्यूजीलैंड का है, जहां की प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए वहां के लोगों का साथ लेते हुए लड़ाई लड़ी और जीती. और कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में मिनिमाइज्ड है और उसको पुरस्कार भी मिला, दोबारा से उसको चुनकर भेज दिया गया संसद में पूरे बहुमत के साथ. वहीं इंडो अमेरिकन लड़की ने $25,000 जीते जो 14 साल की उम्र की है, कि उसने एक ऐसा वायरस के साथ में प्रोटीन इनपुट दिया जिससे कि कोरोना में वो मिल जाता है और कोरोना वहीं बढ़ने से रुक जाता है. उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि और भी कोई इस तरह के प्रयोग आ रहे हैं आपके सामने. See, adversity is an opportunity. हर रोज कोई एनालाइजर, कोई डॉग स्निफिंग ला रहा है, कोई कंप्यूटर से एनालाइज कर रहा है. 5 मिनट का टेस्ट मार्केट के अंदर में आ गया है. So what I am trying to say is कि that innovations are going to come, but at the moment the answer is very clear. ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ेगी as on today. जो कंट्रीज अपने आप को बचा सकते हैं बचा के रखें. Why should we give an example of New Zealand? The classical example of China is there. चाइना ने अपनी बीमारी को कंट्रोल टोटल करके आगे फैलने नहीं दिया. तो उनका ये मॉडल सब कंट्रीज फॉलो करें, लेकिन वो मॉडल फॉलो करना इतना आसान नहीं. वहाँ एक केस होता है, वो 10 लाख टेस्ट कर देते हैं पकड़ने के लिए. वो पॉसिबल ही नहीं है. न्यूजीलैंड के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आज की डेट में न्यूजीलैंड में इन्फेक्शन नहीं है, पॉलिसीज हैं, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड खुलेगा, इंटरनेशनल ट्रैवल खुलेगा, वहां पर भी केसेस आएंगे. तो आज की डेट में आंसर है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन. 3 वैक्सीन, मेरा मास्क, मेरा हैंड हाइजीन और मेरी फिजिकल डिस्टेंसिंग. मेरे को बचाना सिर्फ मैं बचा सकता हूं. अगर आप ये लेके चलते हैं कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर अमेरिका में इतनी बीमारी नहीं होनी चाहिए थी. कहीं ना कहीं पे जेनेटिक्स, जीनोम इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं पे वायरस अभी नहीं घुसा. जिस दिन घुस जाएगा इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा. So self protection is the answer. So I always say shift from lockdown to personal lockdown. उम्मीद करता हूं कि आपने डॉक्टर के अग्रवाल के इन सुझावों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की होगी, और नहीं की तो आज से ही अभी से शुरू करते. नमस्कार. नमस्कार साथियों, आपको मेरा डॉक्टर के अग्रवाल के साथ हुई बातचीत का एपिसोड कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि YouTube आपको समय समय पर वह सभी जानकारी देते रहे जब भी मैं अपना नया वीडियो या अपडेट डालूं. नमस्कार.